वेलकम। अब इस क्लास में हम देखें सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व को परिभाषित करेंगे, क्योंकि जनरली चार्ज जो है वह इतनी अधिक मात्रा में होता है कि वह किसी पृष्ठ पर किसी आयतन में या किसी रेखिक के अनुदिश वह सतत रूप से वितरित माना जा सकता है। तो सतत आवेश वितरण की बात अगर है तो हम वहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, इस टर्म को हम थोड़ा और जनरल रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम परिभाषित करते हैं, यहाँ हम एक चार्ज QI को अलग कर लेते हैं और QJ चार्ज, देखिए अगर मैं इसको लिखूँ 1/2 समेशन I इज नॉट इक्वल टू J एंड I एंड J आर फ्रॉम 1 to N, ठीक है। देन इसको हम QI को मैं अलग ले लेता हूँ और ये जो टर्म है 1/4πε0 QJ अपॉन RJ माइनस RI वेक्टर, देखिए यह एक विभव को बताती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आईवा चार्ज और आईवा चार्ज जेवें चार्ज के क्या है, विद्युत विभव में है। तो देखिएगा ये क्या लिखा जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 समेशन I इज नॉट इक्वल टू J एंड QI एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और किसके कारण, जेवे चार्ज के कारण। तो जेवे चार्ज को हम लिख देते हैं VJ एंड R, क्योंकि वो स्थिति का फलन है तो इसलिए हम इसको R लिख देते हैं। और यहाँ पर R हम लिख सकते हैं I के रूप में, यानी Iवें स्थिति सदिश पर जेवे चार्ज के कारण विद्युत विभव का मान क्या है एंड मल्टीप्लाई बाई QI। तो हम जानते, क्योंकि देखो नॉर्मली विद्युत विभव का परिभाषा क्या थी, कार्य बटे आवेश, और वहाँ से हमने कार्य यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया, वो आया था अपने पास में आवेश गुणा विद्युत विभव। तो वही टर्म हमें प्राप्त हो रही है, हम इसको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ चुके हैं, अब इसको वापस हम आवेश और विभव के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आवेश का वितरण यदि कैसा हो, सतत हो, तो सतत आवेश वितरण के लिए हम जानते हैं कि अगर आवेश का वितरण किसी लंबाई के अनुदिश है तो इकाई लंबाई पे आवेश का मान रेखिक आवेश घनत्व है लेम्डा कहलाता है, जो जनरली dQ/dL से परिभाषित किया जाता है। तो इसका मान क्या रहता है, हम कहते हैं एक समान रहता है, यानी यह सतत आवेश वितरण के लंबाई के अनुदिश वितरण को बताता है। इसी प्रकार अगर किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण है तो वहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा वो परिभाषित किया जाता है dQ/dS से, उसका मान क्या रहता है, नियत या एक समान रहता है, वह पृष्ठीय आवेश घनत्व को निरूपित करता है और पृष्ठीय आवेश वितरण का सततता को वह निरूपित करता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार रो जो है वह आयतन आवेश घनत्व है को बताता है, जिसको हम परिभाषित करते हैं dQ/dV। यहाँ V जो है वह विभव नहीं आयतन को बता रहा है। तो एक आयतन अल्पांश में आवेश की मात्रा अगर dQ है तो dQ/dV का जो अनुपात है वह आयतन आवेश घनत्व रो से निरूपित होता है और वह क्या रहता है, एक समान या नियत रहता है। यह आयतन आवेश वितरण की सततता को निरूपित करता है, ठीक। तो हम आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण मानते हुए अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम यहाँ पर देखिए इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा के टर्म को हम लिख सकते हैं किसके रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। सतत आवेश वितरण की बात होगी, वहाँ पर यह जो सम है यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, अगर हमने आयतन आवेश घनत्व की बात की है तो हम क्या चूज करेंगे, एक आयतन अवयव चूज करेंगे। तो उस आयतन अवयव के अंदर अगर हम आवेश को परिभाषित करना चाहें तो dQ इज इक्वल टू हम निरूपित करेंगे किससे, रो dV से, ठीक है, क्योंकि रो होता है dQ/dV, तो dQ इज इक्वल टू हो जाएगा रो dV। अगर हम उनके सम की बात कर रहे हैं, मीन्स उनके इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, आयतन के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। तो यहाँ हम विद्युत विभव को एक अदिश राशि फाई से निरूपित कर देंगे और आवेश जो है, इस आवेश का जो यहाँ पर इन टर्म्स का जो सम है, उस सम को हम इंटीग्रेशन से
क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे और वह इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। देन हम स्थितिज ऊर्जा को अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो यह आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन, और आवेश को हम किस रूप में निरूपित करेंगे, रो dV के रूप में। तो ये हो गया रो आयतन आवेश घनत्व है और dV के रूप में हम आयतन के सापेक्ष समाकलन है, तो हम इसको dV लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा विद्युत विभव से संबंधित राशि फाई। ठीक है, देन यहाँ dV को हम जानते हैं, dV इज इक्वल टू क्या है, d³ R से निरूपित किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रो और जो फाई है ये क्या है, R से संबंधित फलन है। ठीक है, स्थिति से संबंधित फलन है ये रो एंड फाई। चलिए अब यहाँ रो जो है इस राशि को हम किसी अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं और उसके लिए हम काम में लेते हैं जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, गाउस के नियम का अवकल रूप। तो गाउस के नियम का अवकल रूप क्या था, फर्स्ट मैक्सवेल समीकरण। तो फर्स्ट मैक्सवेल समीकरण क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन अपसाइलन, कोई और मीडियम नहीं है तो अपसाइलन नोट से निरूपित कर देंगे। इट्स मीन रो को हम क्या कर सकते हैं, डेल डॉट ई से रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अपसाइलन नोट। तो यहाँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 1/2 इंटीग्रेशन, अपसाइलन नोट को हम बाहर लिख लेते हैं और ये हो गया डेल डॉट ई फाई और dV। ठीक है, यहाँ V वॉल्यूम इंटीग्रल है, यहाँ V जो है विभव को नहीं बता रहा है क्योंकि विद्युत विभव को हम किससे निरूपित कर रहे हैं, फाई से निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डेल डॉट ई मल्टीप्लाई बाई फाई जो है इस राशि को हम अलग से हल करते हैं और देखिए डेल डॉट फाई ई को हम हल करते हैं, तो डेल ऑपरेट करना है हमें फाई ई पे, क्योंकि डेल जो है वो फाई पे ऑपरेट डॉट के साथ नहीं होगा क्योंकि फाई एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई ई कांस्टेंट, तो इसको डॉट के साथ लिखा जाएगा और प्लस नेक्स्ट टर्म अब क्या होगा, फाई कांस्टेंट हो जाएगा और डेल किस पे ऑपरेट हो जाएगा, ई पे, तो फाई हो जाएगा डेल डॉट ई, क्योंकि सदिश ऑपरेटर इस ई पे डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये डेल डॉट ई के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ से देखिए इस टर्म्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा, फाई इंटू डेल डॉट ई इज इक्वल टू डेल डॉट फाई ई माइनस डेल फाई डॉट ई। ठीक है, और डेल फाई ये इस रूप में। सो सिंस ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि फाई और ई में क्या संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव का क्या होता है, डेल सीधा ऑपरेट होता है, उसको हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट। तो ई जो है वो फाई के रूप में माइनस डेल फाई के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर इसको हम रिप्लेस करें फाई डेल फाई को, तो डेल फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस ई, और ई डॉट ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। देन फाई डेल डॉट ई इज इक्वल टू डेल डॉट फाई ई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और ई डॉट ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। फाई डेल डॉट ई का मान हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं। देन विद्युत स्थितिज ऊर्जा U क्या प्राप्त होती है, अपसाइलन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन डेल डॉट फाई ई और प्लस ई स्क्वायर dV। इन दोनों स्टेप्स को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो U इज इक्वल टू अपसाइलन नोट बाई 2 इंटीग्रेशन डेल डॉट फाई ई dV और प्लस
ई स्क्वायर डी वी। ठीक है, अब साइलन नोट बाई 2 कॉमन रह गया। यहाँ देखिए डेल डॉट फाई ई, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। इस वॉल्यूम इंटीग्रल को हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यू मे बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट बाई 2। गाउस की डाइवर्जेंस पर मैं हमने पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं बता के डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ से डेल हट जाएगा, डेल डॉट डाइवर्जेंस हट जाएगा और वॉल्यूम इंटीग्रल किस में आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फाई ई डॉट डी एस, तो ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया और प्लस अगली टर्म वॉल्यूम इंटीग्रल में रह जाएगी ई स्क्वायर डी वी। ठीक है, यहाँ दो इंटीग्रल आ गए, एक सरफेस इंटीग्रल एक वॉल्यूम इंटीग्रल। चलिए सरफेस इंटीग्रल है उस वो क्या होगा, एक सरफेस के रेस्पेक्ट में बताएगा वैल्यू को। तो अगर हम बात करें फाई और ई का सरफेस इंटीग्रल, देखिए फाई जो है विद्युत विभव वो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है वो है 1/r² के प्रोपोर्शनल। इट्स मीन फाई और ई का जो मल्टीपल होगा, ये जो टर्म होगी फाई ई, यह 1/r³ को रिप्रेजेंट करेगी। इट्स मीन आर का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फाई और ई के मल्टीपल का मान बहुत तीव्र गति से क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप एक सरफेस इंटीग्रल ले रहे हो किसी बहुत बड़े सरफेस, यानी कि आप जैसे जैसे दूर जाओगे सरफेस एरिया ज़्यादा बनेगा, और उस सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में अगर आप सरफेस इंटीग्रल करोगे तो वहाँ फाई ई जो है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी। इट्स मीन यह सरफेस इंटीग्रल हमें नगण्य मान देगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ देखिए ई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ ई स्क्वायर है, लेकिन यह सरफेस इंटीग्रल न होके ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। देखो सरफेस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, बाहर का सरफेस चूज करेंगे, लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल में हम इनिशियल से लेकर पूरा वॉल्यूम चूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ ज़्यादा दूरी की बात करोगे तो उन ज़्यादा दूरियों पर ई स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर शुरुआती टर्म्स हैं वो भी जुड़ेंगी। जैसे आप यहाँ इतना वॉल्यूम इंटीग्रल करते हो तो इस वॉल्यूम इंटीग्रल में यहाँ वाला जो ई स्क्वायर डी वी है वो नेग्लिजिबल हो सकता है, लेकिन अंदर जो ई स्क्वायर डी वी के जो मान हैं वो हमें प्राप्त होंगे। इसलिए इस टर्म को क्या नहीं किया जा सकता, नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता। तो हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करते हुए देन u इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी वी। ठीक है, तो यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा को बताती है। अगर हम ऊर्जा घनत्व की बात करें, देखिए ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ऊर्जा बट्टे आयतन। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ से हम आयतन समाकलन को हटा देते हैं, तो आयतन समाकलन को हटाया तो यहाँ क्या बचा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा घनत्व आया है किसके कारण, सतत आवेश वितरण के कारण, जो ई स्क्वायर पर निर्भर करता है, जिसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल यू ऊर्जा घनत्व है दैट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ देखिएगा यह ई स्क्वायर पर निर्भरता जो है वह अध्यारोपण को गलत बताएगी। मीन्स क्या होगा कि अगर दो विद्युत क्षेत्र है E1 एंड E2, तो ई स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ दो टर्म मिलेंगे हमें, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, वेक्टर तो हट जाएगा, और प्लस 2 E1 डॉट E2। इट्स मीन यहाँ देखो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर। अगर अध्यारोपण होता तो यह दो ही पद मिलते, लेकिन यहाँ एक क्रॉस टर्म और मिली है E1 और E2 की, तो इसलिए अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वह ऊर्जा घनत्व या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए मान्य नहीं होगा।
यानी क्रॉस टर्म है उन पे भी यह निर्भर करेगी।